हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करने वाले हैं। पहले चैप्टर की जो बुक की एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हम उसकी बुक की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको या नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से आपको इनकरेक्ट जो कि गलत स्टेटमेंट है उसको छांटना है। ठीक है, तो इक्वेशन दे रखा है लेड ऑक्साइड PbO प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले देखते हैं हमने क्या सीखा है कि आपका ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। लेड ऑक्साइड जिसके पास ऑक्सीजन था, उससे अब ऑक्सीजन हट गया है तो वो क्या हो गया, रिड्यूस। और कार्बन के पास ऑक्सीजन के आगे आ गया, उससे ऑक्सीजन अटैच हो गया तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया आपका। मैंने क्या समझाया था कि हमेशा लेफ्ट साइड से छांटना है। इक्वेशन की लेफ्ट साइड ये दे रखी है आपको, ये वाली इक्वेशन की आपकी लेफ्ट साइड है। इसमें से हमेशा यहीं से छांटना है कि कोई चीज़ रिड्यूस हुई है, क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है। तो यहाँ पर PbO जो लेड ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। और जो कार्बन है आपका वो क्या हो गया आपका, उसको ऑक्सीजन मिला, उसका ऑक्सीजन अटैच हो गया तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस। ये स्टेटमेंट गलत है, हमको गलत स्टेटमेंट छांटना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो हमको सही वाले स्टेटमेंट नहीं छांटने हैं। और क्या बोल रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड जो है PbO, ठीक है ये लेड ऑक्साइड है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये बात भी सही है। तो हमको सही चीज़ नहीं छाटनी, हमको गलत ऑप्शन गलत स्टेटमेंट छाटने। तो गलत स्टेटमेंट पहला और दूसरा है, A और B। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें, A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक रिएक्शन दे रही है, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, अब आपको बताना है किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है। क्यों नहीं है कॉम्बिनेशन, बिकॉज कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें मिलती है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती है, जैसे C+O2 गिव्स CO2, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा। यहाँ पर हमको कितने प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, दो प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन का एक्सचेंज होता है, जैसे मान लीजिए NaOH है और आपका दूसरा है HCl। तो यहाँ पर देखिए H और Cl दो आयन है और Na और OH दो आयन है, तो इसमें आयन्स की एक्सचेंज हो जाएगा, NaCl बन जाएगा और H2 बन जाएगा। तो इसका ये वाला आयन इसके पास चला गया और ये वाला आयन इसके पास आ गया, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि दोनों जो आपके रिएक्टेंट थे उन्होंने एक दूसरे के आयन्स को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम सिर्फ अकेला है, एल्युमिनियम के पास कोई आयन ही नहीं है एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके, ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है, दो या दो से ज्यादा क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है आपका। ठीक है, तो अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखूंगा तो प्रोडक्ट साइड तो ठीक है, दो प्रोडक्ट है, पर रिएक्टेंट साइड पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को दो रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं। डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ CaCO3। ये जब डिकम्पोज होता है तो आपका एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए और दो या दो से ज्यादा क्या आने चाहिए, प्रोडक्ट, तब जाके वो डिकम्पोजिशन कहलाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, तो ये फिर कौन सा रिएक्शन बचा है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ है। अगर यहाँ पर हम नोटिस करें Fe2O3 प्लस Al और Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, अगर बैलेंस करके देख लें यहाँ पर तो एल्युमिनियम ने क्या करा है, आयरन को Fe2O3 आयरन ऑक्साइड से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद डिस्प्लेस होकर क्या हो गया, आयरन को डिस्प्लेस करके क्या कहते हैं, खुद ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस करा, इसलिए आपका एक ऐसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। तो आयरन फिलिंग्स क्या होती है आपका, सॉरी आयरन फाइलिंग्स क्या होती है आपका, आयरन के छोटे छोटे पीसेज होते हैं। ठीक है, तो आयरन हो गया, इसमें आपने क्या मिलाया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें वाटर ज़्यादा मिलाया है, एसिड में वाटर काफ़ी ज़्यादा है, एसिड थोड़ा वीक है आपका। अब देखिए ये आपका मेटल है और ये एसिड है, तो ये क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्लोरीन के साथ सीधे इसको ऐसे अटैच नहीं करना है, आयरन की वैलेंसी हम 2 मानेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके FeCl2 बनेगा, प्लस
हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा तो हाइड्रोजन H कभी ऐसे नहीं लिखेंगे, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन हमेशा गैस होगी तो H2 लिखना है आपको, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन हुई है, आयरन ने क्या करा है, HCl में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, खुद क्या बना दिया है, FeCl2 बना दिया है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हुई है आपकी, इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हुई है इसमें। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ठीक है, तो आयरन क्लोराइड FeCl2 आयरन क्लोराइड है और H2 हाइड्रोजन गैस है, ये प्रोड्यूस हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्लोरीन गैस प्रोड्यूस नहीं, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, नहीं रिएक्शन हो रही है, ये ऑप्शन भी गलत है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन सॉल्ट, ठीक है, ये आयरन का सॉल्ट तो है FeCl2, सॉल्ट मतलब कंपाउंड सी होते हैं आपके, तो आयरन का सॉल्ट तो कह सकते हैं इसको हम, बट वाटर प्रोड्यूस नहीं हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। अब देखिए केमिकल इक्वेशन, पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, a balanced chemical equation is one in which the number of different atom on the both the reactant and product side are equal। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट वो बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे हमने लिखा है Zn प्लस H2SO4, ठीक है, तो ये बनेगा आपका ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पर देखिए जिंक का एक एटम है, यहाँ पर भी जिंक का एक एटम है, H2 हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर यहाँ पर एक है लेफ्ट साइड में, सल्फर यहाँ भी राइट साइड पे एक ही है, O4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने 4 है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कौन कौन सा एलिमेंट है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, और राइट हैंड साइड पे भी कौन सा एलिमेंट है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। जिंक के आपके एटम्स कितने हैं, आपके लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे भी 1 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी कितने हैं, 2 है। सल्फर के 1 है, सल्फर के राइट साइड पे 1 है, और ऑक्सीजन के आपके 4 है, और आपका ऑक्सीजन के राइट साइड पे भी 4 है। तो कहना क्या चाहता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट है उनके एटमों के जो नंबर है वो बराबर होनी चाहिए। जो एटम की संख्या है आपका रिएक्टेंट साइड पे, जितने भी एटम आपके रिएक्टेंट साइड पे थे, जितने भी एलिमेंट आपके रिएक्टेंट साइड पे थे, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, और राइट साइड पे ऑब्वियस सी बात है वही एलिमेंट होंगे, तो उनके जो नंबर ऑफ एटम्स वो बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड पे बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, ये अपने मन से बना भी सकते हैं। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट एटम दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि बैलेंस इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, तो इसको देखो मैं एक एग्जांपल से, दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए वाटर है H2O, ठीक है, वाटर बनता है कैसे, आपका हाइड्रोजन गैस लेते हैं प्लस ऑक्सीजन गैस लेते हैं और ये बनता है H2O, वाटर बनता है। अब ये बैलेंस नहीं है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन का एक ही एटम है। अगर हमको हाइड्रोजन का मास याद है 2 होता है, सॉरी 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 × 2, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो यहाँ अगर मैं मास देखो तो ये मास आ रहा है 18, अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। यहाँ पर मास कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास एक एटम का 16 होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, 16 × 2 = 32, तो इसका मास कितना है, 32 है। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है एक एटम का, 1, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, तो 1 को कितने से इंटू कर लेते हैं, 2 से इंटू कर लेते हैं, 2। तो ये 2 हो गया, ये 32 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया, 34। लेफ्ट साइड पे मास 34 है और राइट साइड पे मास कितना, 18 है। अगर हम इसको एटॉमिक मास में नापे तो ये आपका U हुआ, ठीक है। तो यूनिट छोड़िए, अभी ये देखिए कि आपका यहाँ पर मास 34, यहाँ पर मास 18 है, तो मास क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, मास क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जबकि क्लास 9 पे हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट साइड का जितना मास है उतना ही मास कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड का होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड का जो मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड का होना चाहिए। मान लीजिए रिएक्टेंट का मास, टोटल जितने भी रिएक्टेंट है सबका मास 10 ग्राम है, तो जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे सबका मास कितना आना चाहिए, 10 ग्राम ही आना चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर मैं इसको बैलेंस कर दूँ तो आपका क्या होगा, रिएक्टेंट साइड पे, जैसे मान लो अगर इसको बैलेंस करके लिखो तो बैलेंस करके 2H2 + O2 गिव्स 2H2 होगा। H2 का मास कितना होता है,
18 होता है तो यहाँ पर 2 एटम्स 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 इंटू 18 कितना हो गया, 36 हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना है 1, यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन के कितने 4 एटम है, 2 2 ज़ा 4, तो 4 ये हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, 16 होता है एक का मास, 16 इंटू 32, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 36। तो अगर आप देख रहे हैं बैलेंस करने के बाद जो आपका मास है दोनों साइड पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमको अब सवाल आता है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करना है, इसलिए बैलेंस करना है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट ना हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता है। तो सिंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अनबैलेंस इक्वेशन में ब्रेक हो जा रहा है, तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखकर लिखा भी होगा, ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन is necessary for the reaction should obey the law of conservation of mass। मतलब law of conservation of mass obeyed होना चाहिए केमिकल रिएक्शन के दौरान, इसलिए बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हैज नो डिफरेंट मेथड एंड इज प्योर हैज नो डिफाइंड मेथड एंड इज प्योरली अ ट्रायल एंड एरर अटेम्प्ट। इसका मीनिंग क्या है कि बैलेंसिंग जो करने की तरीका है आपका कोई इसका फिक्स मेथड नहीं है, कोई फिक्स मेथड नहीं है, हम क्या करते हैं उसको ट्रायल एंड एरर से अटेम्प्ट करते हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा दे रखा है। सिंपल आपको क्या लिखना है कि बैलेंस इक्वेशन क्यों करनी पड़ती है, आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस इसलिए करनी पड़ती है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाए, वायलेट ना हो, ब्रेक ना हो, इसलिए हमको केमिकल इक्वेशन क्या करनी पड़ती है, बैलेंस करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्या आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कराने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस बोर्ड्स में ऐसे आते हैं, आपको इक्वेशंस दी होगी, फिर आपको उसको क्या करना है, सॉरी स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उनको बैलेंस करना है। ठीक है, बहुत ही कम रियली ऐसा आएगा कि आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आ जाए। इसके लिए आपको केमिकल फॉर्मूले बनाना नहीं चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से, केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे। तो आपको पहले वो सीखना है कि केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, बैलेंसिंग के लिए मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है। ठीक है, 40-50 मिनट की वीडियो है, तो आपको देखना पड़ेगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत तेजी से बैलेंस करूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला मैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या सीखना है कि भाई फॉर्मूले कैसे लिखने हैं और आपको क्या कहते हैं बैलेंसिंग कैसे करनी है, आपको एक डिटेल वीडियो में सीखना पड़ेगा पहले, तब जाके हम यहाँ पर जितने जल्दी मैं कर पा रहा हूँ उतने जल्दी आप समझ पाएंगे। अभी अगर मैं बैलेंसिंग बहुत जल्दी जल्दी करूँगा तो शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैंने अलग से वीडियो बनाई है बैलेंसिंग की, आप वहाँ पर देख के चेक कर सकते हैं कि कैसे बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ मैं इसको। हाइड्रोजन गैस बोला है तो आपको H2 लिखना है। हाइड्रोजन ऑलवेज गैस फॉर्म में होगा तो आपको H2 लिखना है। हाइड्रोजन कभी भी H नहीं लिखना है, अगर किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो अलग चीज़ है, पर अगर अकेला है तो H2 लिखना है हमेशा। नाइट्रोजन गैस आपका N2 होता है, तो हमने N2 लिखा। और क्या बना रहा है वो, अमोनिया बना रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है आपका, अमोनिया फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फॉर्म अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अमोनिया होता है NH3। अमोनिया क्या होता है, NH3। अब अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम है, नाइट्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन का 1 ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 लिखने से अब हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 3 2 6। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, सिर्फ 2 ही एटम है, तो 6 कैसे करें, इसके आगे 3 लगा देंगे। 3 2 कितना हो गया 6। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितना है 2 हो गया यहाँ पर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन यहाँ पहले से 2 है, तो हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, पहला वाला तो इजीली बैलेंस हो गया। मैं पहले ही कह रहा हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आपको पहले वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंस मेरे को प्रैक्टिस है तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो पहले आपको पहले बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी, कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा तो सीखने में, और फिर जब बैलेंसिंग सीख जाएंगे अच्छे से तब आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर इन सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है आपका, H2S होती है, और आपने एयर में बंद करेगा। देखिए जब भी ये लेटर आएगी एयर में बंद करना, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है पक्का। ऑक्सीजन O2 गैस होती है, और क्या बन रहा है आपका, वाटर बन रहा है। वाटर सबको पता है H2 होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ। 2 लिखने से क्या होगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 कैसे करें, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन 2 यहाँ है, और ये 2 ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 4। ठीक है, ऑक्सीजन 4 कैसे करें, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ 2 लिखूँगा ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 2 यहाँ है और 2 ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन 4 हो गए। 2 2 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, और ऑक्सीजन 4, सल्फर कितने हैं 2 है आपका। ठीक है, सल्फर
2, तो यहाँ सल्फ़र बैलेंस नहीं है अभी आपका, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। सल्फ़र अगर मैं 2 लगाऊंगा तो सल्फ़र कितने हो जाएंगे, सल्फ़र 2, ऑक्सीजन कितना होगा, 2 2 4 6, ऑक्सीजन हो गया 6, तो ऑक्सीजन 6 होगा, तो यहाँ पर 2 हटा के मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। देखिए इसका कोई पहले बताया था, कोई फिक्स मेथड नहीं है, आप हिट एंड ट्रायल से करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 और 2। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट है आपका बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड है, तो बैरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, और ये एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेशन ऑफ बैरियम सल्फेट। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बैरियम सल्फेट का PPT फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मतलब ये आपका सॉलिड फॉर्म में इस टाइप पे। ये पक्का एक्वस सक्कस होंगे, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं चलो ठीक है लिखते नहीं यहाँ पर। बैरियम सल्फेट उसने बोला कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, मतलब ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल हो गया, तो सॉलिड बन गया आपका, लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बैलेंस कैसे करें, तो यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं, 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ। क्लोरीन कितना हो गया, 6, क्लोरीन यहाँ 2 ही है इधर के साइड, तो यहाँ पर 3 लिख दे रहा हूँ, 3 2 6। बैरियम 3 हो गया है, तो बैरियम 3 कैसे करें, यहाँ 3 लगा दूंगा, जैसे 3 लगाऊंगा सल्फर 3 हो जाएगा, बट सल्फर पहले से यहाँ पर 3 है, और ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन 4 यहाँ है, और 3 से इंटू करूँगा 12, ठीक है। तो ये सब मैंने आपका डिटेल वीडियो में समझाया किस टाइप से आप एटम गिनेंगे, तो पहले आपको एटम्स गिनने आने चाहिए, किसी कंपाउंड में एटम कैसे गिनते हैं। तो ये बैलेंस हो गया आपका, अभी मैं सीधे बैलेंस कर दे रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे, वाली वीडियो देखेंगे बैलेंसिंग वाली, और फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो पोटेशियम आपका है K, ठीक है, K2 नहीं लिखना है, सिर्फ K लिखना है। मेटल्स हमेशा आपका सिंगल फॉर्म में होते हैं आपके, K लिखना है, और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो वाटर H2 हो गया, क्या बना रहा होगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, और क्या बना रहा है आपका, वाटर फॉर्म कर रहा है, वाटर सॉरी हाइड्रोजन गैस, तो वाटर होता है H2। तो कैसे बैलेंस करें, बड़ा सिंपल, यहाँ पर 2 लगा दूंगा, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ 2 लगाऊंगा, हाइड्रोजन 4 नहीं, हाइड्रोजन यहाँ 2 नहीं लगाना, यहाँ 2 लगाते हैं, तो यहाँ 2 लगा के क्या होगा आपका, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया पहले से। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, पर पोटेशियम 2 होगा, तो पोटेशियम 2 कैसे करें, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ईजिली क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हमने बैलेंस कर लिया है। नेक्स्ट कुछ आपके बैलेंसिंग की है, तो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैं मिनी विंडो बना देता हूँ, ये है पहला HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस gives CaNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर, ठीक है। देखिए HNO3 है, NO3 यहाँ पर कितने हैं, अगर मैं इस पूरे NO3 को देखो तो NO3 यहाँ पर 2 है, ये पूरे NO3 के बाद 2 लिखा हुआ ना, यहाँ पर इधर कर्सर दिख रहा है आपको, ये NO3 के बाद 2 लिखा हुआ था, यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ है, हाइड्रोजन 2 यहाँ, तो यहाँ वाटर के आगे 2 लगा देता हूँ। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 और 3 और 6 8 हो गए, ठीक है। कैल्शियम, ठीक है, बैलेंस हो गया आपका, सिंपल, ठीक है। अगर आप गिनेंगे एटम गिनेंगे तो ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का फॉर्मूला Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या दे रहा है आपको ये, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, इसलिए कह रहा हूँ आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए प्लस एटम गिनने आने चाहिए, तो उसके लिए मैंने 2 डिटेल वीडियो बना रखी, तो उनको देख लीजिएगा। तो सिल्वर बच गया आपका, Ag बन गया, ठीक है, यही बोला उसने, सिल्वर बना हुआ है, ठीक है। तो NO3 अगर पूरे NO3 को ही बैलेंस कर दो एक बार, तो NO3 कितने हैं, 2 है यहाँ पर, NO3 यहाँ पर कितना है, कुछ लिखा ही नहीं है, NO3 एक ही है, तो इसके आगे 2 लगा दूंगा,
2 लगाने से सिल्वर 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 लगा दूंगा और ये बैलेंस हो जाएगा इजी। ठीक है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम होता है Al, कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2, गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड देगा AlCl3 प्लस कॉपर। ठीक है, तो Cl यहाँ पर 3 है, Cl यहाँ पर 2 है, 2 को 3 तो नहीं बना सकते, यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। 3 लिखते क्लोरीन कितना हो गया 6, तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा, क्लोरीन कितना हो गया 6, एल्युमिनियम कितना हो गया 2, एल्युमिनियम यहाँ पर एक ही है तो 2 लिख दूंगा, कॉपर 3 है, यहाँ पर कितना लिख दूंगा 3, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट का शायद, बैरियम क्लोराइड तो BaCl2, पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगी पक्का, तो ये बन जाएगा बैरियम सल्फेट BaSO4 और KCl। पोटेशियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लगा दूंगा, क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन 2 है, बैरियम 1 है और SO4 1 है, यहाँ पर पूरा का पूरा SO4 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो बैलेंस हो गया, सिंपल ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, तो हमने कौन सा 6 क्वेश्चन भी कर लिया है। 7 क्वेश्चन क्या है, ये भी फिर से बैलेंसिंग का है आपका, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 7 क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गिव्स क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है प्लस क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है प्लस आपका वाटर दे रहा है। 1 मिनट, शायद मैंने बैलेंस कर दिया था, 1 मिनट मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। ओके, मैंने गलती से 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन के क्वेश्चन मिक्स कर दिए, क्या करें फिर। अच्छा, तो 1 मिनट, ओके ठीक है, ये क्वेश्चन 6 का पहला है और इस क्वेश्चन 7 का है, ये क्वेश्चन 7 का है, क्वेश्चन 7 का है और ये क्वेश्चन 7 का पहला वाला। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मैंने साथ ऊपर नीचे कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, वाटर बन रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, डन। कार्बन कितना है, 1 कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 यहाँ है और 1 यहाँ 4, ऑक्सीजन देखो 2 ये है, 2 ये 4 और कार्बन है, कार्बन है, बैलेंस है पहले से, तो ये वाला बैलेंस है। तो कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए मैंने, गलती से मैंने ये वाला कर दिया पहले और फिर मैंने ये वाला मैंने पोटेशियम का पढ़ा, ये भी कर लिया था और ये कर दिया मैं गलती से 6 के बाद सीधे 7 के क्वेश्चन कर दी, कोई बात नहीं, तो मैं इनको दोबारा कर देता हूँ, तो यहाँ पर ही कर लेता हूँ बैलेंस। ठीक है, बार बार मेरे को करना पड़ रहा है। NaOH है, ठीक है, NaOH, तो यहाँ पर Na2 है, अगर आप ध्यान से देखेंगे सोडियम 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो। अच्छा, 2 लगाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये है और 2 हाइड्रोजन ये दिख रहा है आपको। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो 4 कैसे करूँ, उसके आगे क्या लगा देता हूँ, 2 लगा के हाइड्रोजन 4 हो गए। देखो सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन कितने 4 यहाँ हैं और 2 ऑक्सीजन ये है, 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4 ये है, 2 ये, तो सारे बैलेंस होते हैं, यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, ये C वाला पहले से बैलेंस है, Na 1 है, Na 1 है, Cl कितना है 1, Cl 1 है, Ag 1 है, Ag यहाँ पर 1 है, N नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है और O3 है, तो O3 यहाँ भी, तो ये पहले से क्या है बैलेंस है। C वाला पहले से बैलेंस है, B वाला भी करा है। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, तो 2 कैसे बनाएं, आगे 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने 2 है। ठीक है, SO4 देखो, सोडियम 1 है, सॉरी सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 यहाँ है और O4 यहाँ पर भी O4 है, तो ये बैलेंस है। बैरियम 1 था, बैरियम 1 है, तो ये भी आपका सिर्फ यहाँ पर 2 लगाने से, 2 HCl लगाने से बैलेंस हो गया, तो ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट वाले करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप। देखो 2 चीज़ें करनी है, पहले तो क्या करना है,
इसको बैलेंस इक्वेशन मतलब पहले तो इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर बैलेंस करना है, फिर बताना है किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, क्या है, ठीक है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होगा, पोटेशियम होता है के ब्रोमाइड, ब्रोमीन को कहते हैं, तो KBr फार्मूला बनेगा। बैरियम आयोडाइड का फार्मूला होगा BaI2। तो आपको फार्मूला बनाने आने चाहिए, बता देना मैंने पहले, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, Ki होता है प्लस बैरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो अगर ध्यान से देखेंगे आयोडीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, 2 लगा दूंगा। पोटेशियम 2 है, यहाँ 2 लगा दूंगा। ब्रोमीन 2 है, ब्रोमीन पहले से 2 है, ठीक है। बैरियम 1 है, बैरियम 1 है, बैलेंस हो गया। क्या बना, 2KBr प्लस BaI2 गिव्स 2Ki प्लस BaBr2। ओके, अब आपको क्या करना है, फॉर्म भी लिखनी है। देखो AQ लिखा था तो नीचे लिख देना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, AQ एक्वा से मतलब वाटर में डिजॉल्व है, यहाँ पर भी AQ लिख दो जैसे जैसे लिखा हुआ है बुक में AQ। और ये भी क्या है, बैरियम ब्रोमाइड S लिखा है, मतलब ये PPT फॉर्म कर रहा है। ये आपका टेस्ट ट्यूब के नीचे जम गया आपका, ठीक है, उसके तले में बॉटम में आपका इनसॉल्यूबल सबस्टेंस फॉर्म कर लिया इसने। अब आपको बताना है किस टाइप का रिएक्शन है, तो किस टाइप का रिएक्शन है पहला वाला। तो अगर मैं देखूँ तो देखो ब्रोमीन यहाँ चला गया और आयोडीन यहाँ चला गया, तो आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहला वाला रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है बी वाला, जिंक कार्बोनेट होता है, कहाँ को ZnCO3 गिव्स एरो है, ये सॉलिड था और इसमें जिंक ऑक्साइड दिया, ZnO सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये क्या है, गैस है। तो ये बैलेंस है, देखो पहले से जिंक 1 है, आपने कहा जिंक 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितने, 3 है, ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, पहले से बैलेंस है आपका, कार्बन 1 है, ठीक है। अच्छा, किस टाइप का रिएक्शन है, देखो इसको तो कोई बच्चा भी बता सकता है, कोई कौन सा है, सिंगल रिएक्टेंट है और ये ब्रेक हो जा रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, तो इस टाइप के रिएक्शन क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता था, हमेशा मैंने लेफ्ट साइड पे देखा एक ही रिएक्टेंट दिख रहा था, तो आपने कहा ठीक है, तो डिकम्पोजिशन बहुत ईजी है। ये हमने बहुत पहले ही बैलेंस किया था, हाइड्रोजन गैस, तो H2 लिखेंगे, G लिख देंगे बगल में, प्लस क्लोरीन गैस, क्लोरीन कितना है आपका Cl2, G लिख दो बगल में। क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी गैस फॉर्म है, HCl, G। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। किस टाइप की रिएक्शन है, 2 रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन है। अगर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो कॉम्बिनेशन है, और अगर एक ही रिएक्टेंट है तो डिकम्पोजिशन है, पहचानना बहुत ईजी है, ठीक है। डी वाला देखते हैं, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम सॉलिड है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके। AQ मतलब वाटर में डिजॉल्व है। क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड GCl2 प्लस हाइड्रोजन G लिखा है, तो G मतलब गैस है ये, और ये AQ वाटर में डिजॉल्व है, AQ। Cl2 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 का, हाइड्रोजन 2, मैग्नीशियम 1 ही है दोनों साइड पे, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अच्छा, किस टाइप का रिएक्शन है, मैग्नीशियम ने क्या करा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये खाली डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्यों है, बिकॉज कि मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस करा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होगा आपका। तो बैरियम कहाँ गया भैया, ब्रोमीन बैरियम के पास गया और आयोडीन किसके पास आ गया, यहाँ पर पोटेशियम के पास आ गया था, तो आपका एक्सचेंज हुआ था आयंस का, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट था। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहला वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वाला है डिकम्पोजिशन, तीसरा वाला है कॉम्बिनेशन, और चौथा वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ ये आंसर मैं बुक से ही दे दूंगा, ज़्यादातर आपके आंसर बुक में ही मिल जाएंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो बुक में चलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होगी, क्या होगी, हीट बनेगी आपका किसके साथ,
प्रोडक्ट बनने के साथ हीट भी रिलीज होगी, उनको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका, ठीक है, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनने के साथ हीट भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, कैसे कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल कौन से हैं? सबसे पहले तो आपका यही था, आपने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, वाटर में डिजोल्व किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट पैदा हुई। ठीक है, तो जो एक्टिविटी 1.4 है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। प्लस कोई भी चीज़ आप बंद करते हो, हमने कोल बंद करा, ठीक है, हमने वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, एक इसका ये बर्निंग है तो इसमें हीट रिलीज हो गया, वैसी बात है, बर्निंग वाला हो गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है, इससे पहले देख लेते हैं कौन सा एग्जांपल है। ये भी एक्सोथर्मिक एग्जांपल है, मीथेन गैस है, CH4 मीथेन गैस होती है जो आपका बायोगैस में होती है। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं मतलब बर्निंग कर रहे हैं इसको, तो CO2 गैस बनी और हाइड्रोजन बना, ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, सही है। एक डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन मतलब जब चीज़ें क्या होती है, सड़ती गलती, ये वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये डिकम्पोजिशन अलग है, ये बायो वाला डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन मतलब चीज़ें सड़ती गलती, ऑर्गेनिक चीज़ें सड़ गल जाती है, तो जैसे वेजिटेबल मैटर हो गया, और जब कंपोस्ट बनता है, खाद बनती है उसकी, जब आपको सड़ा गला के खाद बनाते हो, तो भी एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है इस पर। ठीक है, कि जो वेजिटेबल चीज़ें जब सड़ती गलती है, या कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ जब सड़ेगी गलेगी, तो उसमें हीट रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पर। तो एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन मैंने बता दी है, बुक में लिखी हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक का उल्टा है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसको करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक में क्या था, रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी बाद में रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट बनने के साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, ये रिएक्शन तभी होती है जब आप उसको एनर्जी देते हो, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये मिल गई आपको डेफिनेशन। ठीक है, और पेज नंबर भी देख लेना, पेज नंबर 10 है, मिल जाएगा मेरे हिसाब से इजीली आपको। अब इसके एग्जाम्पल बुक में बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक डिकम्पोजिशन ये है, जितने भी डिकम्पोजिशन वाले सारे एंडोथर्मिक ही है आपका। इसमें हीट दे रहे हैं, तो वो हीट दे रहे हैं, यहाँ पर हीट दे रहे हैं, एनर्जी देनी है, मतलब हीट एक एनर्जी हो गई, यहाँ पर हीट दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर में क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, इसमें से क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, ये भी एक एनर्जी है। और दो रिएक्शन आपकी सनलाइट वाली है, AgCl को सनलाइट में रखा और AgBr को किस में रखा, सनलाइट में रखा, तो क्या हुआ आपका, ब्रेक हो गया। तो सन की एनर्जी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है। इस रिएक्शन को कैसे, इन रिएक्शन को क्या कहते हैं, जिनमें रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी जब प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन तो बुक में लिखी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो मेरे हिसाब से कौन सा क्वेश्चन भाई, ठीक है, तो ये हो गया, इसको टिक मार देता हूँ मैं। अब आता है, व्हाई इज रिस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। ठीक है, रिस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेने को रिस्पिरेशन नहीं कहते हैं। अगर आप सांस ले रहे हो बाहर छोड़ रहे हो, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। रिस्पिरेशन क्या है, सेल के अंदर होता है आपका। सेल के अंदर क्या हो रहा होता है, जो हम इसको बायो में लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं, जो हम फूड खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज आपको मिलता है, ठीक है, और जो हम सांस लेते हैं उसमें ब्रीथिंग में जो हमको ऑक्सीजन मिलती है आपको, ये दोनों मिलती है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मिलते हैं, और ये रिएक्शन होती है आपका, ये प्रोडक्ट बनते हैं आपका। ठीक है, तो ये रिस्पिरेशन है आपका। रिस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज लेंगे, ऑक्सीजन के साथ उसको मिलाएंगे और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कोई पूछेगी जो आपका रिस्पिरेशन है आपका, ठीक है, जो रिस्पिरेशन है आपका वो क्या कहते हैं, आपका रिस्पिरेशन लिखा है यहाँ पर बुक में, ये भी क्या है आपका एक्सोथर्मिक, लिख भी रखा उसमें। इस प्रोसेस को आप क्या करेंगे, चैप्टर 6 जो कि आपका लाइफ प्रोसेस है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हमने ऑक्सीजन ऐड करा है, ठीक है, ऑक्सीजन हमने सांस में ली है ब्रीदिंग करके, और ग्लूकोज खाने से मिला है, दोनों मिले और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, और क्या मिला आपको, एनर्जी मिली है। एनर्जी मिली है मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कोई पूछे कि एक्सोथर्मिक क्यों, तो आप बोलेंगे जब आपका रिस्पिरेशन रिएक्शन की आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और फिर समझाएंगे कि रिस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए आपको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट आता है
वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन आपका कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों है? तो डिकम्पोजिशन क्या है, पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं। इनमें कुछ नहीं करना है, जो बता रखा है आपको, इनको क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन लिख देंगे सिंपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे कि एक है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जब मिलते हैं और सिंगल एक ही प्रोडक्ट बनता है तो कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि आपका इस केस में हो रहा है कि आपका C+O2 क्या बन रहा है, CO2। तो दो रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट कितना बना, एक ही बना। ये भी आपका कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। ये जो हीट है आपका, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एनर्जी है आपका, तो एक ही प्रोडक्ट बना है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इस केस में। तो ये भी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे बुक में, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, ये भी वाटर का फॉर्मेशन, वाटर बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन है। CO2 बन रहा है, ये भी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, सब कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है आपका, मिलके क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब आते हैं डिकम्पोजिशन पर। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक डाउन्स टू गिव अ सिंपल प्रोडक्ट। मतलब आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो होगा एक ही होगा, गिव्स टू, कम से कम दो तो देगा ही, दो और मोर देन दो, मोर देन टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन की कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। बड़ा सिंपल है कि अगर आप देखेंगे एक दूसरे के उल्टे हैं, उसमें क्या हो रहा है, एक क्या कहते हैं, एक दो या दो से ज़्यादा क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे H2 + गिव्स H2O, बैलेंस कर लेंगे 2 लगा के, यहाँ पर 2 लगा के, ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, CaCO3 और CaO + CO2, और यहाँ पर है, कई बार बुक में ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब क्या, आप इसको हीट दे रहे हो, ठीक है। डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा इसका सिंबल है, जो बर्नर होता है आपका उसका सिंबल है डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपका रिएक्टेंट क्या है, दो या दो से ज़्यादा है, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। इसलिए डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट। आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, और जो आपके टीचर है उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक दूसरे के अपोजिट क्यों है, क्योंकि लिटरली वो अपोजिट है। उसमें एक रिएक्टेंट है, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट है जब, और मल्टीपल प्रोडक्ट है, जबकि आपका कॉम्बिनेशन में क्या है, आपका दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है और सिर्फ एक ही क्या है, प्रोडक्ट है। तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, हो जाएगा आपका। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड में वो कई बार आता है, आ चुका है वैसे भी पहले। क्या बोल रहा है कि जो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है उसको क्या चाहिए होती है, वेयर एनर्जी इज सप्लाइड। राइट है वन इक्वेशन ऑफ डिकम्पोजिशन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। बोर्ड में एक बार 3 नंबर का आता है, आपको एक एक रिएक्शन लिखनी थी और आपको 3 नंबर मिल जाते हैं, एक रिएक्शन 1 नंबर की थी। अब आपने कहा कि ये बोल क्या रहा है, तो हम अगर बुक में ध्यान से देखें तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने एनर्जी दी है। सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक ही होती है आपका, ठीक है, उनको हीट चाहिए होती है। तो आप हीट 3 तरीके से, मतलब सॉरी, एनर्जी चाहिए होती है, तो आप एनर्जी 3 तरीके से दे सकते हो। या तो हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल है, एक तो ये वाला, एक ये वाला एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल और है ये वाला। इन तीनों में हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो जो भी एग्जाम्पल अच्छा लगे दे लीजिए। इस टाइप के डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, जिसमें आप हीट देते हो, ठीक है, लिटरली आप गर्म करते हो प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को, और वो ब्रेक हो जाता है, तो थर्मल क्या कहलाता हो, डिकम्पोजिशन कहलाता है आपका, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल है, जो भी एग्जाम्पल अच्छा लगा लिख दीजिएगा। अब वाटर वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला आपका ये एक्टिविटी में दे रखा है। एक क्वेश्चन तो नहीं दे रखी, पर एक क्वेश्चन मैंने खुद बना दी यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिएक्शन कराई जाती है। तो आपने वाटर लिया, सिंगल रिएक्टेंट था, मल्टीपल क्या बन रहे, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। एरो के ऊपर क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है। इस रिएक्शन का नाम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर हमने डिकम्पोजिशन करा है, पर किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करा है। अब वो कह रहा है कि सनलाइट की मदद से भी डिकम्पोजिशन होता है, तो उसका एक एग्जाम्पल लिखिए। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर हम देखेंगे AgCl लिया, सनलाइट में रखा, उसको धूप में रखा, और क्या हो गया, Ag और Cl में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इनमें से जो भी एग्जांपल आपको अच्छे लगे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक
और बताता हूँ, टिप देता हूँ। जब भी आप रिएक्शन याद करिए तो स्केलेटन रिएक्शन याद कीजिए। स्केलेटन रिएक्शन मतलब जैसे मैंने लिखा AgCl है, फॉर्मूला लिखा और क्या बना, Ag बना और क्लोरीन गैस होती तो Cl2 लिखा। फिर खुद से इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप क्या करेंगे, मतलब पूरी बैलेंस इक्वेशन याद करेंगे तो आप कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे आगे 2 लिखा था, ये क्या लिखा था। तो पहले आप ये सिर्फ बॉडी याद कीजिए इसकी, जो स्केलेटन कहते हैं इसको, स्केलेटन इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। बैलेंस नहीं है आपका, अनबैलेंस इक्वेशन याद कीजिए, फिर खुद से बैलेंस कीजिए। यहाँ पर क्या है, Cl2 2 है, तो यहाँ पर एक, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस। अगर आप पूरी बैलेंस इक्वेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो आप पक्का भूल जाएंगे। तो सिर्फ क्या याद रखना है, उसका स्ट्रक्चर याद रखना है, जो मतलब क्या बना है, AgCl लिया था और क्या बना है आपका, Ag बना है और Cl2 बना है, बस इतना याद रखना है। और जो आगे ये कोफिशिएंट है इनको याद नहीं रखना है, खुद से आपको बैलेंस करना है, नहीं तो आप इक्वेशंस भूल जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत इक्वेशंस होती है बुक में, ईजी नहीं है याद करना इतनी सारी इक्वेशन। अगर आप सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर याद कीजिए और बैलेंस खुद ही कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आप पूरी बैलेंस इक्वेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो आप पक्का भूल जाएंगे, ठीक है। तो यही बता रहा था मैं। सनलाइट वाली 2 ही इक्वेशंस आपकी, एक ये है और एक ये वाली है, ठीक है। तो जो भी अच्छी लगे आप लिख लीजिएगा। तो क्या था आपका, आपको एक एग्जाम्पल देना है किसका, हीट वाला, एक एग्जाम्पल देना क्या इलेक्ट्रिसिटी वाला, और एग्जाम्पल देना है सनलाइट वाला। तो देखो हीट वाला कौन सा था, मैं ये वाला ले ले रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने क्या करा है, हीट दी है और क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड बना है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ठीक है। बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या है, 2H2O है और ये इलेक्ट्रिसिटी है और क्या बना है, 2H2 + O2, ठीक है। सनलाइट वाला क्या है, AgCl है, गिव्स Ag + Cl2। एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, सनलाइट लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखना है, ठीक है, सनलाइट है, और यहाँ पर लिखेंगे 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गए। तो हीट वाली भी हो गई, लाइट वाली भी हो गई और इलेक्ट्रिसिटी वाली भी। इलेक्ट्रिसिटी वाली आपकी बुक में भी एक ही है, इस वाली बुक में तो मतलब इस वाले चैप्टर में एक चैप्टर में एक आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगी, ठीक है। हीट वाली 2-3 है, लाइट वाली 2 है। लाइट मतलब सनलाइट है यहाँ पर, लाइट का मतलब बिजली वाली लाइट नहीं है आपका, लाइट का मतलब सनलाइट है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया है, तो आगे चलते हैं। सॉरी, 13 क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर क्या है, और आपको इक्वेशन लिखनी है मतलब जस्टिफाई करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट यही लिख देता हूँ मैं। In displacement reaction, more reactive metal displace less reactive metal from its salt solution, क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, जैसे Fe ले लेते हैं, आयरन, और यहाँ पर HCl है। तो जो आयरन है आपका, अच्छा ठीक है, ये मेटल होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर रिएक्टिव मेटल की जगह आप रिएक्टिव एलिमेंट लिख सकते हैं, मेटल की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट लिख सकते हैं। तो आपका ये मोर रिएक्टिव मेटल है, इसने क्या करा, ये जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन है, इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब आपको कैसे पता है ये ज़्यादा रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव है, चैप्टर नंबर हम 3 मेटल नॉन मेटल में टेबल होती है, उसमें से हम याद करके बताते हैं इसको, ठीक है। तो अभी फिलहाल वहाँ नहीं जा रहे हैं, सिंपल इस रिएक्शन को याद कर लीजिए। तो ये क्या करेगा आपका, आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और क्लोरीन के साथ खुद अटैच होगा। तो FeCl मत लिख देना चिपका के, ऐसे करके चिपकाना नहीं है इसको। कैसे बनाएंगे, जो मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया है, Fe लिखेंगे, Cl लिखेंगे, Fe की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, FeCl2, और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा तो H नहीं लिखना है, हाइड्रोजन गैस होगी, H2 लिखेंगे और फिर बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो गया आपका। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ध्यान से देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में बुक से ही दिखा देता हूँ, बार बार कौन लिखे, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की जो मतलब डेफिनेशन बुक में लिखी नहीं है, तो मैंने खुद ही लिख दिया यहाँ पर। ये डिस्प्लेसमेंट है, देखो आयरन ने क्या करा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आयरन ने कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, आयरन ने डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट, इसका सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं इसको, इसमें से क्या कर दिया है, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया और कॉपर अलग हो गया आपका। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, और यहाँ पर रिएक्शन में लेड ने कॉपर क्लोराइड को क्या कर दिया आपका, कॉपर को कॉपर क्लोराइड में से हटा दिया,
ठीक है, और खुद अपना बन गया उसके साथ, अटैच हो गया। तो मतलब मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ, पेज नंबर कौन सा है, 12 है पेज नंबर। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, क्या होगा, लेन देन होगा किसका, आयंस का। आयंस क्या होता है, एटम के ऊपर चार्ज होता है, जैसे Na+ लिखा है तो इसको आयन कहेंगे, Cl नेगेटिव लिखा है तो एटम के ऊपर चार्ज है तो ये आयंस कहलाते हैं, ठीक है, कैटायन एंड आयन। तो आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है, लेन देन होगा किसके बीच में, रिएक्टेंट के बीच में, प्रोडक्ट के बीच में नहीं होगा, ध्यान देना। रिएक्शन कौन कराता है, रिएक्टेंट की होती है ना रिएक्शन, तो रिएक्टेंट के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या देगा, जैसे यहाँ पर बुक में लिख रहा है कि सोडियम सल्फेट, यहीं आ जाते हैं, सोडियम सल्फेट है तो यहाँ पर सोडियम और सल्फेट 2 आयन है, बैरियम और क्लोरीन 2 आयन है। तो क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन वाला आयन यहाँ चला गया और सल्फेट वाला आयन कहाँ गया आपका, इसके पास आ गया। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो बैरियम के पास सल्फेट आ गया, ठीक है, पहले क्लोरीन था, बैरियम के पास अब क्या आ गया, सल्फेट आ गया, और सोडियम के पास पहले सल्फेट था और सोडियम के पास क्या आ गया, क्लोरीन। तो इन दोनों ने अपने आयन क्या कर दिए, एक दूसरे को ले दे दी, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डबल मतलब 2 बार हुआ है, इसने इसको डिस्प्लेस करा तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, या एक्सचेंज हो गया। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये अंतर है किसमें, डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज होगा, वो क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। एक एग्जांपल देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल बुक में और भी है तो उनको लिख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से भी एक एग्जांपल उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, एक एग्जांपल लिखना है और हो गया आपका, यही डिफरेंस है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग में रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। देखो सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, तो हमें जब इसको रिफाइन करते हैं तो हमको आपका कॉपर सिल्वर वापस चाहिए, सिल्वर महंगा होता है तो हमको सिल्वर वापस चाहिए। तो सिल्वर नाइट्रेट से मैं सिल्वर कैसे लूँगा, मैं एक रिएक्टिव मेटल ले लूँगा कॉपर, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, आपका सिल्वर को हटा देगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3, इसने कॉपर सिल्वर को हटाया, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस बनाया प्लस Ag बनाया। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, और यहाँ पर NO3 2, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। तो हमने लिक्विडेशन लिख दिया आपका। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर मैं कॉपर की वैलेंसी 2 मान के चल रहा हूँ, और कॉपर की वैलेंसी 1 मान के करेंगे तो रिएक्शन थोड़ा सा अलग होगी। कॉपर की 2 वैलेंसीज होती है, 1 और 2, तो ठीक है, कई बुकों में 1 ली होगी, कई बुकों में 2 लिखी होगी, तो मैं 1 मान के यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको। फिर से दिखा देता हूँ, Cu कॉपर किस में मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट में। मैं सिल्वर नाइट्रेट से आपको कॉपर हटाना चाहता हूँ, तो ये CuNO3 क्या बन गया, होल ट्वाइस प्लस क्या बन गया, Ag बन गया। तो NO3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 2 लिख दिया, तो ये बैलेंस हो गई। 14th वाला सिंपल है। अच्छा 15th है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और एग्जांपल दीजिए एक, ठीक है। तो 15th कैसे करें, बुक में डेफिनेशन है, बुक से ही लिखवा रहा हूँ मैं डेफिनेशन। चलिए आते हैं कहाँ पर, डिकम्पोजिशन के बाद है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट आपका, ठीक है, यहाँ पर है टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको पेज नंबर 11 पे। देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रखी है, एक्टिविटी हमने क्या लिया है, सोडियम सल्फेट लिया है, और आपका दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, बैरियम क्लोराइड। ये दोनों सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब पानी में घुला हुआ एक्वस है, और आपका बैरियम क्लोराइड भी पानी में घुला है। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमको क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, एक वाइट कलर का सबस्टेंस फॉर्म करता है। वाइट सबस्टेंस क्या करता है, फॉर्म करता है, जो पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल है। और इसी इनसॉल्युबल सबस्टेंस को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ से लिखनी है। एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। ये डेफिनेशन है, यहाँ से एनी से लेके कहाँ तक, रिएक्शन तक। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, कई बार रिएक्शन में क्या होता है, आपका जब रिएक्शन होती है तो आपका कुछ ऐसी चीज बनती है जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, शॉर्ट में PPT भी कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। कई बार आपका कई बुकों में ऐसे एरो करके दिखाते हैं नीचे को, जहाँ पर बना है उसके बगल में एरो बना देंगे। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, सोडियम सल्फेट था Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड BaCl2, और अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर AQ लिखा हुआ है। AQ मतलब ये पानी में डिजोल्व है भी, AQ, और ये भी क्या है, AQ है, ठीक है। क्या बना, बैरियम सल्फेट बना,
प्लस आपका 2NaCl बना, बैलेंस कर दिया उसने इक्वेशन, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बैलेंस कर रखे। बैरियम सल्फेट वो कह रहा है कि ये सॉलिड है, सॉलिड है मतलब ये जम गया आपका। तो कई बार सॉलिड लिखते, कई बार यहाँ बगल में एरो भी बना देते हैं। एरो बन गया मतलब ये नीचे सेटल हो गया आपका, जम गया आपका टेस्ट ट्यूब के नीचे, यहाँ पर इकट्ठा हो गया। और NaCl क्या है, पानी में घुलता है। NaCl तो नमक है, पानी में घुल जाता है, तो AQ लिखेंगे इसके बगल में। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, पूरी हो गई। तो ये जो BSO4 बना, ये व्हाइट कलर का होता है। कई बार कलर पूछा जाता है रिएक्शन में, किस कलर का बनेगा ये, तो ये व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। क्या करता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, एनी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल ये दे रखा है, और आपका किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, व्हाइट कलर का होगा इस केस में, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। बुक में आपके 1-2 एग्जांपल और भी दे रखे, जैसे यहाँ पर दे रखा है ये वाला, इसमें भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। 1.2 एक्टिविटी थी, उसमें आप देखेंगे तो उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। बुक से डेफिनेशन लिखनी है, एक एग्जांपल बुक में दे ही रखा है। बुक में और भी एग्जांपल है तो हम वहां से उनको लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन द साइन गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद द 2 एग्जांपल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको क्या करना है, आपका बताना है कि क्या कहते हैं आपका गेन और लॉस के हिसाब से, कि अगर ऑक्सीजन का गेन होगा या लॉस होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। देखो, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी सब्सटेंस को अगर ऑक्सीजन मिलता है रिएक्शन के दौरान, तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो गया, और रिएक्शन का नाम क्या पड़ जाएगा, देन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है आपका, ऑक्सीजन लूज कर देगा आपका, तो उसको हम कहते हैं वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। और रिएक्शन क्या कहते हैं, रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये है और रिडक्शन की डेफिनेशन ये है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज हो गया है, और रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन ये है, इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस। कि अगर कोई सब्सटेंस क्या करेगा, रिएक्शन के दौरान क्या करेगा, ऑक्सीजन लूज कर देगा, तो हम बोलेंगे उसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, और वो रिड्यूस हो गया सब्सटेंस, और रिएक्शन का नाम क्या पड़ेगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल तो यही लिखा हुआ है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। देखो कॉपर यहाँ पर अकेला था, और यहाँ पर कॉपर को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन गेन कर लिया कॉपर ने। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर। हमेशा लेफ्ट साइड से छाटना है, जो भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है हमेशा कहाँ, लेफ्ट मतलब रिएक्टेंट साइड से छटेंगे। तो कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो रखा है, ठीक है, सिंपल है। प्लस दूसरा एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है C+O2, क्या दे रहा है, CO2। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी ऑक्सीडेशन का क्या है, आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, इजी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडेशन का। आप रिडक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। रिडक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है आपका, ये वाला, CuO+H2 गिव्स Cu+H2। क्या हो गया, यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं रह गया, तो कॉपर ऑक्साइड CuO का, कॉपर का नहीं है, कॉपर ऑक्साइड का CuO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो एक एग्जाम्पल रिडक्शन का ये हो गया। एक रिडक्शन का एग्जाम्पल यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला, ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn+CO2। तो जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, जब रिएक्शन हुई तो उसके बाद ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड का ZnO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। तो 2 एग्जांपल मिल गए आपको, ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो गया, एग्जांपल भी दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस, कलर एलिमेंट X, एक एलिमेंट है X, किस कलर का है, ब्राउन कलर का है, ठीक है। उसको हमने एयर में हीट करा है। जब भी एयर में हीट करेंगे तो मतलब ये बर्न करेंगे एयर में, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है उसकी, और बर्न करने का तो काला कलर का बन जाता है। आपको एलिमेंट X का नाम बताना है, और जो ब्लैक कलर बना है कंपाउंड उसका नाम बताना है। अब ये बुक में ही है, नहीं बुक में एक एक्टिविटी है, वहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी है। हमने क्या लिया है, एक चाइना डिश लिया है, ये आपका बर्नर है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, चाइना डिश के अंदर हमने कॉपर लिया है, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, शाइनी ब्राउन कलर का होता है। और जब हम इसको हीट करेंगे तो कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक, ठीक है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है। इसका मतलब क्या था, जो एलिमेंट आपने हीट किया था वो कौन था, कॉपर था। तो एक्स कौन हो गया, कॉपर, CO।
फिर आपने कॉपर को क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, एरो के ऊपर आप हीट भी लिख सकते हैं क्योंकि गर्म करना पड़ा आपको। तो ये ऑक्सीजन एयर में था, इसने कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड बनाया, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ये रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये रिएक्शन है। और आपका जो काला कलर का सब्सटेंस है उसका नाम बताना है, तो काला कलर का सब्सटेंस कौन है, ये है कॉपर ऑक्साइड, ये काले कलर का होता है। तो ब्लैक सब्सटेंस कौन है, ब्लैक सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है सब्सटेंस कौन है, कॉपर ऑक्साइड। फॉर्मूला भी लिख लेना और नाम भी लिख लेना, कॉपर ऑक्साइड। तो इस एक्टिविटी से लिया गया, एक्टिविटी 1.11 है। इस एक्टिविटी से आपने क्या कर रखा है, ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। एलिमेंट एक्स है, उसको हीट करा, तो एक्स कौन है, कॉपर है, सिंबल लिखना, नाम भी लिखना। और जब आपका हीट करते हैं तो काले कलर का, तो काले कलर का कौन है, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, काले कलर का। तो आपको ब्लैक कलर वाले का नाम क्या बताना है, कॉपर ऑक्साइड। और जो एलिमेंट था एक्स, एलिमेंट कौन है, कॉपर है आपका। तो 17 क्वेश्चन भी इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई डू यू अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल। सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है, कि भाई आयरन के जो आर्टिकल्स मतलब सामान, तो जो आयरन का सामान होता है, गेट, दरवाजे, कुछ भी, आप उन पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्यों करते हैं पेंट, देखिए आपका आयरन क्या करेगा, जो आयरन होता है वो वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है Fe2O3। ये जंक होता है आपका, रस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, रस्ट। जंक देखा होगा आपने, लोहा क्या होता है, अगर लोहे की आप किसी भी चीज़ को बाहर रखते हैं कुछ टाइम में, क्या होता है उस पर लाल लाल कलर की, लाल और ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, तो जंग लगना कहते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन है, और कोरोजन ऑफ आयरन के लिए एक स्पेशल टर्म बोलते हैं, रस्ट कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं जंग लग गया। क्यों होता है जंग, क्यों लगता है, क्योंकि आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन जो कि हवा में, और वाटर भी आपका हवा में होता है गैस फॉर्म में, तो और प्लस लिक्विड फॉर्म में, तो चारों तरफ है, उससे जब ये मिलता है तो आपका ये रस्ट फॉर्म कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, आपका आयरन के सामानों पे पेंट करते हैं ताकि आयरन का सामान क्या करेगा, ऑक्सीजन के और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। जैसे कि आप बुक के ऊपर क्या लगाते हो, कवर लगा देते हो, तो वैसे ही हम आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं, आपका एक लेयर चढ़ा देंगे पेंट की, ताकि आपका ऑक्सीजन और वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए। तो क्या लिखेंगे इसमें, बड़ा सिंपल आंसर है इसका, ठीक है। आयरन आर्टिकल्स आर coated with paint to prevent it from getting rust। उस पर जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए 1 नंबर का तो इतना चल जाएगा, ज़्यादा नंबर का थोड़ा और लिखना पड़ेगा। आयरन reacts with oxygen and water। आयरन के साथ रिएक्शन करता है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, एंड फॉर्म्स रस्ट। सो टू प्रिवेंट ऑक्सीजन एंड वाटर to came in contact with iron, we apply paint on it। तो हम क्या करते हैं, उस पर पेंट लगाते हैं। आयरन के आर्टिकल क्या होते हैं, पेंट से कोट क्यों किए जाते हैं, पेंट क्यों लगाया जाता है, ताकि हम क्या करें, उसको रस्ट लगने से, जंग लगने से बचा सके। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, आपका रस्ट बनाता है। सो आपका ऑक्सीजन और जो वाटर है आपका आयरन के साथ कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो बड़ा सिंपल आंसर भी है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन। ठीक है, जो आपका ऑयल वाले आइटम्स होते हैं, जैसे कि चिप्स हो गए, समोसे, पराठे, नहीं सॉरी, हाँ मतलब वो भी ऑयल वाले आते कंटेंट होता है उनमें, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप नमकीन खाते होंगे, चिप्स लेते होंगे, कुरकुरे लेते होंगे, तो अगर आपने देखा होगा जो बैग होता है आपका कुरकुरे का या चिप्स का, वो काफ़ी क्या होता है आपका, फूला फूला होता है, उसके अंदर गैस भरी हुई होती है आपका। तो कई लोग सोचते हैं कि भैया कंपनी क्या करती है, दिखाने के लिए कि ज़्यादा क्या कहते हैं इसके अंदर सामान है आपका, इसलिए आपको उसमें क्या कर देते हैं, उसको फुला देते हैं। नहीं, इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, उसमें जो गैस होती है वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है। अब क्यों करते हैं ऐसे, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे आते हैं बुक में। रैंसिडिटी टॉपिक पे। रैंसिडिटी क्या होता है,
When fat and oil are oxidized, they become rancid. जब फैट और ऑयल क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो क्या बन जाते हैं, रैंसिड. उनका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. उनका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं. मान लीजिए आपके पास चिप्स है, तो उसको पैकेट को खोलिए, चिप्स को बाहर रखिए, 4-5 घंटे बाद, 1 दिन बाद उसको खाइए, तो उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो आपका चिप्स है आपका, उसमें ऑयल है, उसमें आपको तेल में तला होगा. ठीक है, नमकीन है उसमें हमने तेल में तला होगा. बिस्कुट को भी हम फ्राई तो करते ही है थोड़ा बहुत. इनमें जो ऑयल और फैट होता है आपका, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होता जाता है और एक फिनोमेना होती है जिसको हम रैंसिडिटी कहते हैं, वो अकर होती है. इसके कारण आपका इनका टेस्ट और स्मेल क्या जाती है, बदल जाती है. ठीक है. अब प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप चिप्स क्या कर रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, आप चिप्स मैन्युफैक्चरर हैं, तो चिप्स ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन आपने बनाया उसी दिन किसी कस्टमर लेके उसको खा दिया. आप चिप्स बनाएंगे, फिर उसको सप्लाई करेंगे, दुकानों में जाएगा, कुछ दिन दुकानों में पड़ा रहेगा, तब तक तो खराब हो जाएगा. तो कैसे बचाएं हम उसको? तो बड़ा सिंपल है. क्या करते हैं, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, हवा निकाल देते हैं. क्योंकि हवा में क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन है, तो पक्का क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा. और हम चिप्स के बैग्स में क्या भर देते हैं, आपका नाइट्रोजन गैस भर देते हैं. चिप्स के बैग में क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस. ठीक है. कैसी गैस, नाइट्रोजन आपका क्या होगी, ऑयल और फैट के साथ रिएक्शन नहीं करेगी और आपका जो चिप्स होंगे वो रैंसिड नहीं होंगे. इसलिए देखो आपने लिखा होगा आपका, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो बड़ा सिंपल सा आंसर है आपका कि भैया आपका ऑयल और फैट वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, आपका उनके बैगों में हम क्या करते हैं, आपका नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं. बिकॉज नाइट्रोजन ऑयल और फैट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा. ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड आइटम क्या होगी, ऑक्सीडाइज नहीं होंगी और आपका वो रैंसिड नहीं बनेगी. मतलब आपका रैंसिडिटी वाली फिनोमेना नहीं होगी. तो आपका चिप्स और आपका जो आइटम है जिसमें तेल है, फैट है, मेनली कुरकुरे, चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, ये लंबे समय तक क्या करे जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ठीक है. तो ये है मेन रीज़न आपका चिप्स के अंदर, या जो चिप्स या कुरकुरे के आपने पैकेट देखे होंगे, नमकीन के पैकेट होते हैं, उनके अंदर आपका क्या होता है, हवा, मतलब नाइट्रोजन गैस भरी जाती है. तो जो गैस भरी जाती है वो उसको ये दिखाने के लिए नहीं भरी जाती कि आपका ज़्यादा इसके अंदर क्या कहते हैं, आपका सामान है, तो लोग सोचेंगे ज़्यादा है तो लोग खरीदेंगे. नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है. कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि नाइट्रोजन गैस, जो गैस होती है वो नॉर्मल हवा नहीं हो, नाइट्रोजन गैस है. सारी हवा हम निकाल देते हैं पैकेट से और उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ताकि ऑयल और फैट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन तो करेगा ही नहीं, वो तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके रैंसिड बनाएगा. तो हम एयर निकाल देते हैं क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है. तो बड़ा सिंपल आंसर है. तो क्या लिखेंगे, अगर लिखना चाहे तो ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग food items reacts with oxygen to get rancid and their taste and smell changes. उनका टेस्ट और स्मेल क्या होता है, चेंज होता है. So to prevent this, the bag is flushed, मतलब भरा जाता है, with नाइट्रोजन गैस. क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, वो आपका रिएक्शन करेगी नहीं. रिएक्शन कौन करेगा, ऑक्सीजन. क्योंकि रैंसिडिटी होती कब है, जब ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन करेगा. तो अगर हम एयर ही निकाल दें जिसमें ऑक्सीजन होती है और बैग के अंदर, चिप्स के बैग के अंदर क्या भर दे, आपका ऐसी गैस भर दे जो रिएक्शन नहीं करेगी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, तो आपको रैंसिडिटी से बचा जा सकता है. ठीक है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 20 है. 2 टॉपिक है आपके यहाँ पे. एक्सप्लेन दैट फॉलोइंग टर्म विद 1 एग्जांपल ईच. एक एग्जांपल बताना है आपको कोरोजन का और रैंसिडिटी का. ओके. तो थोड़ा सा हम बुक में जाते हैं, डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है और ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे. कोरोजन पे आ जाते हैं. कोरोजन टॉपिक ये है. कोरोजन को हम क्या करेंगे, आपका चैप्टर 3 में भी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो होता क्या, कोरोजन क्या है, जब कोई मेटल, यहाँ से डेफिनेशन इसकी, when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid etc, it's said to be corroded and this process is called corrosion. corrosion क्या होता है, जब कोई भी मेटल है, ज़्यादातर मेटल क्या करते हैं आपका, जब वो अपने इन्वायरमेंट मतलब अपने चारों तरफ जो गैसेस होती है, एयर हो गया, एयर में आपका क्या मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब वाटर है आपका, प्लस गैसेस होती है, CO2 गैस, NO2 गैस, SO2 गैस. ठीक है. ये वाटर के साथ मिलकर एसिड्स बनाती है. ठीक है. एसिड फॉर्म कर लेती है
और ये क्या करती है आपका मेटल के साथ फिर रिएक्शन करती है और मेटल को ख़राब करने लग जाती है। करोड़ का, इसको हम करोड़ वर्ड यूज़ करेंगे, इसका करोड़ करना चालू कर देती है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो ये कोरोजन की डेफिनेशन हो गई। जब मेटल होता है आपका, वो आपके अपने सराउंडिंग चीज़ों से, जैसे मॉइस्चर, एसिड्स, एयर, इनके साथ रिएक्शन करके क्या करता है, रिएक्शन करता है और करोड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। तो ये कोरोजन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब आपको उसने क्या बोला, एग्जाम्पल भी देना है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर जो होता है आपका, अगर आपने चांदी की चीज़ें देखेंगे, चांदी की अंगूठी होती है और पायल पहनती है लड़कियाँ, और काफ़ी ज्वेलरीज होती है आपकी सिल्वर के बर्तन भी आते हैं, तो उसके ऊपर एक ब्लैक रंग की कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कैसे दिखेगा। ये सिल्वर, ये सिल्वर के स्पून्स है आपका। अगर सिल्वर की चीज़ों पे देखेंगे आप, कुछ भी सिल्वर के डेकोरेटिव आइटम्स हैं आपके, सजावटी आइटम है, तो इन पर काले काले रंग की कोटिंग चढ़ गई है आपकी, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि इस कोरोजन है, कोरोजन ऑफ सिल्वर है। कोरोजन ऑफ सिल्वर को, हर मेटल का कोरोजन थोड़ा अलग दिखता है। जैसे आयरन का कोरोजन होता है, आयरन का कोरोजन में आपका लाल कलर की लेयर, लाल ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है लोहे की चीज़ों पर, ठीक है, तो हम कहते हैं जंग लग गया। कोरोजन ऑफ सिल्वर हो गया आपका, ये भी आपका ऐसे ही है, काले रंग का दिखेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला उसने, एग्जाम्पल पूछ रहा ना आपको, तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये कोरोजन का एग्जाम्पल है, सिल्वर के कोरोजन का एग्जाम्पल है। और अगर आपने देखा होगा, तांबे के बर्तन होंगे आपके घरों में, तांबे के हमने देखे होंगे, जग होते हैं, लोटे होते हैं, गागर होते हैं, जिसमें हम पानी भरते हैं, तो इनके ऊपर क्या होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ती है आपका, ग्रीन कलर की कोटिंग हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है आपका, कोरोजन का एग्जाम्पल है, कॉपर का। तो इनमें से जो भी अच्छा लगेगा आप लिख सकते हैं, या लोहे की रस्टिंग बता सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बारे में चैप्टर 3 में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोरोजन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, व्हेन अ मेटल इज अटैक से लेके कोरोजन तक है, और एग्जांपल ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑन क्या कहते हैं, कॉपर है। अच्छा देखो कि मैं फन फैक्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है आपका, ठीक है, ये आपका सबको पता होगा, जीके में पढ़ते रहते हैं। ये अमेरिका में है, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ है, और इसको फ्रांस वालों ने गिफ्ट किया था। तो ये एक्चुअली में जैसे दिख रहा है ना ग्रीन कलर की नहीं है आपका, ठीक है, ये ग्रीन कलर की नहीं है, ये एक्चुअली में कॉपर का था। जब ये कॉपर था, कॉपर आपने देखा होगा, कॉपर नॉर्मली आपका ऐसा दिखाई देता है, यहाँ दिख रहा होगा, ये ऐसा दिखता है कॉपर नॉर्मली इस टाइप से, और ये इस पर ग्रीन कलर की जो हल्का हल्का ग्रीन कलर चढ़ा, ये क्या हो गया, कोरोजन हो गया। कॉपर क्या कर गया, रिएक्शन कर गया, कॉपर ने एयर के साथ और वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके आपका ये फॉर्म कर लिया, ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म कर ली। तो ये कोरोजन ऑफ क्या है, कॉपर है आपका। कॉपर का कोरोजन ऐसे कलर का होता है, उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। तो आपको घरों में बर्तन देखे होंगे अपने अपने, तांबे के बर्तन, तो उस पर इस टाइप की कोटिंग देखी भी होगी। फिर आप उसको क्या करते हैं, नींबू से, या क्या कहते हैं, कुछ सरस पीताम्बरी आता है दुकानों में, उससे आप साफ़ करते हैं तो उससे साफ़ हो जाता है आपका, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका क्या एक्चुअली में ये कॉपर का, इसका जो बाहर की कवरिंग है कॉपर की है। तो ये बहुत पुराना है मेरे हिसाब से, 1870 के आसपास का है, 1876 के आसपास का है। तो करीब 100-200 साल से तो ज़्यादा हो ही गया, 200 नहीं 150 साल से ज़्यादा हो ही गया। तो इस पर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ी। इसका कलर एक्चुअली में ओरिजिनल कलर इसका ग्रीन नहीं था, ये तो ग्रीन कलर क्यों है कि कॉपर की कोरोजन हो गया, इस कारण से ऐसा कलर कैसा ग्रीन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, जो कि अमेरिका में है, ठीक है। सिल्वर का कोरोजन कैसा होता है, काले रंग की कोटिंग चढ़ती है, तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको। और कॉपर में क्या होता है आपका, ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं आपका, कॉपर का कोरोजन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी लिख देता हूँ मैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी आयरन का कोरोजन है, कोरोजन ऑफ आयरन। तो ठीक है, यहाँ पर इमेज देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने देखा होगा, ये लोहे की, देखिए अगर आप चीज़ें देखेंगे तो पे जो ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ी है, जंग लग गया इस पर। तो हिंदी में कहते हैं जंग लग गया, इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग हो गया। तो ये कोरोजन का एग्जाम्पल है, किसका कोरोजन हो रहा है, आयरन का कोरोजन हो रहा है, ठीक है। तो कोरोजन कब होता है, जब आपका जो मेटल होते हैं आपके, उस पर क्या करता है आपका, किसका रिएक्शन होता है, मेटल पे ही होता है कोरोजन। किसका होगा, मेटल का होगा, नॉन मेटल का नहीं होगा। मेटल का कोरोजन होगा जब मॉइस्चर, एसिड, वाटर, इस टाइप की चीज़ें क्या करेगी, उसके साथ रिएक्शन करेगी मेटल के साथ, और वो करोड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। सिल्वर का काला होना, ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ना कॉपर के बर्तनों के चीज़ों के ऊपर, और लोहे का जंग लगना, ये कोरोजन के क्या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक था रेंसिडिटी, ठीक है। ये है रेंसिडिटी का डेफिनेशन। जब फैट और ऑयल वाली चीज़ें, जैसे बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आप ये भी हो गया, और पराठे हो गए, आलू की मतलब जब हम समोसे हो गए, तली हुई चीज़ें हो गई जिनमें ऑयल और फैट ज़्यादा होता है। तो जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो आपका ये क्या हो जाता है, इनका रैंसिड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, रैंसिड। रैंसिड मतलब ख़राब हो जाते हैं, और इनका स्मेल और टेस्ट बदल ही जाता है पूरी तरीके से, खाने लायक नहीं रहते। तो इसको हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिडिटी का एग्जाम्पल क्या हो गया,
चिप्स का रैंसिड होना, बिस्किट का रैंसिड होना, आपका कुरकुरे हो गया इनका, इस टाइप की चीज़ों का क्या होता है, रैंसिड होना क्या कहलाता है, आपका रैंसिडिटी का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अच्छा, रैंसिडिटी से बचे कैसे, अगर रस्टिंग कोरोजन से कैसे बचे, तो वही पेंट लगाना, ग्रीसिंग करना, ऑयल लगाना, इस टाइप की चीज़ों से हम रस्टिंग से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, मतलब कोरोजन से बच सकते हैं। रैंसिडिटी से कैसे बचें, तो क्या होता है रैंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उनको क्या करेंगे, फूड को हम क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, मतलब ऐसे बर्तनों में रखेंगे जो आपका जहाँ हवा नहीं जाती है। तो जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर आप चलो नमकीन का पैकेट आपने खोला तो आप नमकीन को क्या करेंगे, ऐसे डब्बे में रखेंगे जिसका ढक्कन बहुत ही टाइट है, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। अगर हवा नहीं जाएगी तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, होगा, बट बहुत ही स्लो होगा, तो बहुत टाइम तक आपका जो तली चीज़ है, जैसे नमकीन, चिप्स टाइप की चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक क्या कर सकती है, चल सकती है। दूसरा क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनको आप मिला देते हैं, इससे फूड क्या होता है आपका, जिसमें ऑयल और फैट है वो आपका लंबे समय तक चलता है। तो जैसे अचार हो गया, अचार में तेल बहुत होता है, तो अगर आप अचार मार्केट से खरीदते हैं तो उसके अगर आप जो डब्बा होता है उसमें अगर पीछे देखेंगे तो उसमें कुछ केमिकल्स मिलाई जाते हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, फूड को लंबे समय तक बचा सकते हैं आपका, ताकि वो रैंसिड ना हो, ठीक है। तो ये रैंसिडिटी की डेफिनेशन थी, और रैंसिडिटी का एग्जांपल क्या हो गया आपका, चिप्स का रैंसिड होना, ठीक है, नमकीन का रैंसिड होना, ये सब क्या रैंसिडिटी के एग्जांपल हो गए। तो मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तो हमने सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।